स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है खासा दिलचस्प, खासा महत्वपूर्ण, भविष्य के संदर्भ में उम्मीद जगाने वाला और वहीं साथ ही साथ कुछ आशंका भी जताने वाला। हमारा आज का विषय है आरएसएस की पुकार, अखंड भारत होगा साकार। संदर्भ यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रमुख सम्मान्य डॉक्टर मोहन भागवत विगत दिनों उत्तराखंड प्रवास पर थे, हरिद्वार में थे, संत समाज को संबोधित कर रहे थे। उसके अंतर्गत उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अखंड भारत का सपना अगले 15 साल के अंदर ही साकार हो जाएगा। उनका कहना था कि इसमें बीच में अगर कोई जना अवरुद्ध करेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर अखंड भारत की जिस परिकल्पना का सपना संघ शुरुआती दौर से देखता आ रहा है, बाद के वर्षों में उसको लेकर अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या भी करता है, वो उस सपने के साकार होने में अब ज्यादा समय नहीं है। ये उल्लेख उन्होंने उस संदर्भ में किया था जब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के स्वामी रविंद्रपुरी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्योतिषी गणना के आधार पर ये उसी सदन में कहा था कि जिस प्रकार के नक्षत्रों के घटनाक्रम चल रहा है, अगले 20-25 सालों में हालात ऐसे हो जाएंगे कि अखंड भारत वस्तुतः घटित हो जाएगा। पर मोहन भागवत जी का कहना था कि जिस प्रकार से हमारा कार्य चल रहा है, जिस प्रकार से चीजें महसूस हो रही हैं, इतना समय भी नहीं लगेगा। हम अपनी आंखों के सामने ही इस सपने को साकार होते हुए देखेंगे। जैसे ही मोहन भागवत जी का यह बयान आया है, अलग अलग स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया है। कई लोग कह रहे हैं कि ये किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार से ऐसा लग रहा है। 20 करोड़ मुसलमान इस देश में तो बर्दाश्त किए नहीं जा रहे आपसे, और आप 64 करोड़ मुसलमानों को साथ रखने की बात कहने लगे। क्योंकि अखंड भारत के संदर्भ में अगर बात होती है तो उसमें पाकिस्तान भी होगा, और उसमें बांग्लादेश भी होगा, उसमें म्यांमार भी होगा, उसमें श्रीलंका भी होगा। तो क्या इतनी बड़ी आबादी को साथ रखने की मानसिकता के साथ वर्तमान में जो भारत का स्वरूप है वो उसके लिए तैयार है? ये एक तरफ से प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ से एक समय भारतीय जनता पार्टी की कट्टर सहयोगी रही शिवसेना ने तो प्रतिक्रिया ये दी कि 15 साल भी क्यों लगाने हैं, 15 दिन में कर लीजिए, और सबसे पहले तो कश्मीर के संदर्भ में कर लीजिए। तो ये एक तंज था। लेकिन बात यह है कि इस दुनिया ने असंभव को संभव होते हुए देखा है। जिसको हम मानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, उसका हो जाना ही मनुष्य के पुरुषार्थ का प्रमाण होता है। बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जर्मनी के संदर्भ में ऐसी घटना को घटित होते हुए हमने देखा। 90 के दशक में पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी भी बर्लिन की दीवार को गिराकर एकजुट होते हुए और सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमें दिखे हैं। तो अगर भारत के संदर्भ में अतीत के गौरव को लौटाने की कामना के साथ ये बात कही गई है, तो इसके संदर्भ में एक ईमानदार विवेचन की जरूरत हम महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इसका उपहास उड़ाने की जगह पे इस पे गंभीरता पूर्वक मनन होना चाहिए। क्या कुछ ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिसके अंतर्गत इस उपमहाद्वीप के अंतर्गत एक साझा समझ विकसित हो, एक साझा संस्कृति के आधार पर हम सब अपने जीवन को सफल करने के लिए तत्पर हों? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। राजनीतिक कटाक्ष महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो दृष्टि है जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की सफलता निर्भर करती है। संघ जिस प्रकार से समाज के संदर्भ में, मनुष्य के संदर्भ में कार्य करने की बात करता है, तो क्या उसके प्रमुख के द्वारा कही गई बात को हवा में उड़ा देना चाहिए या उस पर गंभीरता से मनन करना चाहिए? ये हमारे सोच के दायरे में होना चाहिए। तो बहरहाल हम अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर कुछ यथार्थपरक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र भी इसी अनुसार है। हमारा विचार सूत्र आज का ये कहता है कि महान संकल्प ही महान फल का जनक होता है। अर्थात जब आप कोई एक बड़ा संकल्प लेते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तभी उसका प्रतिफल आपको बड़े स्वरूप में मिलता है। तो अगर मोहन भागवत या संघ इस दृष्टि से आने वाले समय को देख रहा है, तो एक संकल्प के संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है। तो उस प्रतिबद्धता को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये सवाल है। क्या केवल संकल्प ही है, संकल्प के अनुसार कार्य करने की चेष्टा भी है, या संकल्प तो यह है और कार्य इसके बिल्कुल उलट है? बात जोड़ने की है और व्यवहार में देख रहे तोड़ने की है। तो इस संदर्भ में बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं। संघ के पुराने स्वयंसेवक है, तो इस लिहाज से उनकी मौजूदगी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक बड़े ही प्रबुद्ध व्यक्ति इस चर्चा का हिस्सा है, वह जयकिशन शर्मा जी के रूप में। कई दशकों तक वह स्वदेश समाचार पत्र समूह के संपादक रहे, मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त रहे, विचारक के तौर पर संघ की विचारधारा को उनसे बेहतर कौन हमारे बीच में साझा कर सकता है, तो वो हमारे साथ है। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, संजीदगी के साथ तथ्यपरक बात रखते हैं, समझने की कोशिश करेंगे वो इस नजरिए पर क्या दृष्टि रखते हैं। कुछ और मेहमान भी मेरे साथ जब जुड़ेंगे तो उनसे आपका परिचय कराऊंगा, पर चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले इस बयान पर एक प्रतिक्रिया आई, वह प्रतिक्रिया आई संजय राउत की, वो आपसे सुनेंगे और उसके साथ में ही शुरू करेंगे जयकिशन शर्मा जी से। जयकिशन जी, आपके अनुसार मोहन भागवत जी किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि किस परिदृश्य में यह बात कही गई, इस बात को समझना चाहता हूं। समझना यह चाहता हूं कि रामनवमी पर जुलूस निकलता है, आधा दर्जन राज्यों में हमले हो रहे हैं, एक बार फिर हिंदू मुसलमान को लेकर हम बटे हुए दिख रहे हैं, जो 20 करोड़ हैं वो तो बर्दाश्त हो नहीं रहे हैं, और बात बाकी हिस्सों को भी साथ लेकर चलने की हो रही है। थोड़ा अचंभा होता है, आपकी दृष्टि में ले, लेकिन उससे पहले संजय राउत का बयान सुन लेते हैं। सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हमारे लिए भी आदरणीय है। अगर अखंड हिंदुस्तान की बात कोई करता है तो सबसे पहले उनको पीओके को हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो ले लीजिए। फिर पूरा जो पाकिस्तान विभाजन हुआ था 1947 में, उनको हिंदुस्तान को जोड़ना पड़ेगा, वो भी लीजिए। कभी कंधार तक हमारी सीमाएं थी, वो भी लीजिए। श्रीलंका भी लीजिए और एक अखंड हिंदुस्तान, एक महासत्ता बना लीजिए। किसी ने रोका नहीं है, ये देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन 15 साल का वायदा मत करिए, 15 दिन करिए या 2 साल करिए, हम पूरा देश आपके साथ रहेंगे। मेरे पंडित है, उनकी जो कश्मीर की फाइल जो अब वापस खुली एक पर्दे के ऊपर, उस सभी हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को उनकी घर वापसी बहुत ही सुरक्षित तरीके से होनी चाहिए, वो कर लीजिए। और आपका जो इरादा है अखंड हिंदुस्तान का, हम उनको जरूर समर्थन करेंगे। और इस देश के सभी राजनीतिक दल, चाहे आपके वैचारिक दृष्टि आपके विरोधी हो, वो भी आपको समर्थन करेंगे। अखंड हिंदुस्तान का सपना कौन नहीं देखता है? तो राउत साहब कह रहे हैं कौन नहीं देखता है, पर जो अभी रहते हुए आपके पास काम है उन्हें तो पूरा करके दिखा लीजिए। तो एक बयान आया संजय राउत का, एक बयान और सुनवाता हूं मैं आपको, वो है ओवैसी जी का। ओवैसी जी ऐसे मामलों पर हमेशा मुकर रहते हैं, उनकी बात और सुन लेते, फिर जयकिशन जी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपने क्या किया, क्या उखाड़ लिया आपने सिवाय नफरत के? दूसरी बात, 1.5 साल से चीन बैठा हुआ है भारत की जमीन पर, हॉट स्प्रिंग में, डेप्सांग में। उस पर क्यों नहीं बोलते आरएसएस के चीफ? क्यों जबान पर चीन का नाम लाने डरते हैं आरएसएस? यही कर रहे हैं। तो जयकिशन जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो है वो तो संभलता नहीं, और बात इतनी बड़ी बड़ी की जा रही है, इस प्रकार के कटाक्ष भरी तर्क आपके सम्मुख है। आपसे दृष्टि मिले कितना व्यवहारिक है ये दावा 15 साल में हो जाएगा? संघ प्रमुख ने कहा है, इसलिए गंभीरता से लेने की जरूरत है। देखिए, ये पूर्णतः व्यवहारिक है जी, और इसका जो एक सबसे पहला प्रयास हुआ है जी, ऐसा नहीं है पहली बार ये हो रहा है जी, और आपको आश्चर्य होगा और सभी को आश्चर्य होगा जी, कि सबसे पहला प्रयास पाकिस्तान के जियाउल हक जब राष्ट्रपति थे जी, उनके जमाने में, और श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत में प्रधानमंत्री थी, जी, उनके कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। जी, आप सबने दक्षिण एशियाई क्षेत्र संधि देशों का नाम सुना होगा, दक्षेश जिसको कहते हैं, जी, जिसको अंग्रेजी में सार्क सार्क कहते हैं, उसका गठन हुआ था। जी, और उसमें जो जो अखंड भारत का जो एक स्वरूप है जी, वो उसमें उभर कर आया था। उसमें अफगानिस्तान भी बाद में शामिल किया गया। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं और अभी भी जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं कि आज जो घटनाएं हो रही हैं कि हम सहन शक्ति हम में नहीं है जी, और हम 20 करोड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो 60 करोड़ को कैसे संभालेंगे? तो इसमें संभालने जैसी कोई स्थिति है नहीं। जी, मूलतः मुद्दा ये है कि हम क्या सब मिलकर के इस पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या नहीं, जी, पहली बात। दूसरी बात, ये भी सच है कि जियाउल हक ने पाकिस्तान की संस्कृति और सभ्यता विकसित करने का एक नायाब ख्वाब देखा था। जी, और उनके जमाने में पाकिस्तान में इस बात की रिसर्च हुई और ये ऑन रिकॉर्ड है
कि उन्होंने अपना पुरखा, जिसको पुरखा कहते हैं, वो पाणिनि को बताया था जी और तक्षशिला को अपनी सबसे बड़ी शैक्षिक संस्था बताया था। जी ये दोनों ही, चाहे पाणिनि हो और चाहे तक्षशिला हो, ये दोनों ही भारत और भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। जी मोहनजोदड़ो, इसके बारे में पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने अपनी पुस्तक द डॉटर ऑफ ईस्ट में ये साफ साफ लिखा है कि जब मैं मोहनजोदड़ो जाती हूं, तो पहले तो उन्होंने कहा ये मोहनजोदड़ो ही शब्द गलत है। जी उन्होंने कहा कि इसका नाम है मुंजुजोदड़ो। जी मुंजुजोदड़ो का मतलब होता है ये मेरा घर, जी और मैं जब भी वहां जाती हूं तो मुझे एहसास होता है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूं। उन्होंने ये बहुत साफ लिखा है जी कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश पर आक्रमण किया, जी और मैंने ये नहीं कह सकती कि हमारे परिवार ने इस्लाम को किसी लोभ, लालच या दबाव में स्वीकार किया, जी लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस्लाम को स्वीकार किया। लेकिन मैं मुंजुजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो जब भी जाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है जैसे मैं अपने घर में आ गई हूँ। जी एक पाकिस्तान के लेखक हैं, पत्रकार भी हैं वो, जी हसन निसार। जी अगर उनके YouTube पर बहुत सारे चलते हैं भाषण, जी लेख वगैरह वो लिखते हैं, उन पर वो बोलते भी हैं, बड़े अच्छे लेखक हैं वो। उनका भी मानना यही है कि ऐसा हो सकता है कि हम सब लोग परिस्थितिवश आ जाएं। जगदीश जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको बीच में रोकता हूं। क्या आप जो संदर्भ दे रहे हैं ना, वो इक्का दुक्का संदर्भ के संदर्भ दे रहे हैं। व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारिकता यह है कि 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की देश में सरकार है, और नवाज शरीफ के संदर्भ में कटु अनुभव से गुजरने के बाद उस पाकिस्तान से बात करने के लिए भी हम पिछले 5-7 साल से तैयार नहीं है। यह व्यवहारिकता की स्थिति है। व्यवहारिकता की स्थिति क्या है? बर्मा में आग लगी हुई है, हम कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। अफगानिस्तान में हमारे देखते देखते तालिबान काबिज हो गया, उसने पूरी तरह शरीयत के आधार पर वहां पर शासन प्रशासन को दोबारा शुरू कर दिया। हम कुछ कर नहीं पा रहे। नेपाल के संदर्भ में भारत विरोधी भावनाओं का पिछले कुछ समय से जो ज्वार उमड़ा है चीन के दखल से, उससे भी आप वाकिफ हैं। आप बहुत ही विचारवान व्यक्ति हैं। समझना ये चाहता हूं आपसे, और दर्शकों के लिए भी उस समझ को विकसित करना चाहता हूं। इतने खराब हालातों के बीच पूजनीय संघ प्रमुख ये दावा कर रहे हैं कि 15 साल में अखंड भारत हो जाएगा। जिस दक्षेश की आप बात कर रहे हैं वो तो है, तो फिर जाके हम मान लें कि अखंड भारत हो गया, क्योंकि दक्षेश हो गया, सार्क देश सब अपनी साझी हितों के लिए एक साथ हो गए। या आप मानते हैं कि ये सपना अच्छा जरूर है, पर रास्ता इतना आसान नहीं है कि 15 साल के अंदर पूरा हो जाएगा? नहीं, लेकिन उन्होंने इसके साथ एक शर्त जोड़ी है जी। उन्होंने ये कहा है कि 25 साल तो भविष्यवाणी की जा रही है जी। ग्रह नक्षत्रों के आधार, जी। जिसका आपने उल्लेख किया। जी उन्होंने ये शर्त जोड़ी है उसके साथ 15 साल के साथ, जी कि अगर हम सब मिलकर के प्रयास करें, जी अगर ये जो जिनको कहें पॉजिटिव पावर्स जितनी हैं जी इस पूरे महाद्वीप में, उप महाद्वीप में, जी अगर वो सब मिलकर के प्रयास करें तो ये हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की आज हालत देखिए, पाकिस्तान में हम ये मानते थे कि पाकिस्तान में सेना सर्वोच्च है जी और सेना के अलावा वहां कुछ नहीं हो सकता। अभी भी हमारे देश में मानने वालों की संख्या कम नहीं है जो ये मानते हैं कि पाकिस्तानी सेना ने एक उसको हटा कर, मोहरे को हटा करके दूसरा मोहरा वहां पर फिट कर दिया है। जी लेकिन वस्तुस्थिति यह है, जो प्रगटता दिखाई दे रहा है उसमें सेना की बजाय सर्वोच्च न्यायालय जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है उसकी पावर दिखाई दे रही है और संसद की पावर दिखाई दे रही है। तो जो बदलाव आएगा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेव्स चलती हैं। जी जब हमारी पॉजिटिव वेव, जिसकी ओर मोहन भागवत जी इशारा कर रहे हैं, वो जब सक्रिय होगी
तो पॉजिटिव वेव जब सक्रिय होगी, ये दावा है जयकिशन जी का। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ में है। राजपूत जी, आपको वो पॉजिटिव वेव दिखाई दे रही है जिसके संदर्भ में जयकिशन शर्मा जी हमारे बीच में बोल रहे हैं कि संघ प्रमुख ने जो कहा है वो हो सकता है? देखिए पाकिस्तान में भी हालात बदल रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी महसूस कर रहे हैं क्या कि ऐसी कोई पॉजिटिविटी देश में बन गई कि अखंड भारत की दिशा में हम आगे बढ़ चले या खंड खंड होने की दिशा में आगे बढ़ चले? हिमांशु भाई, इकबाल हिंदुस्तान पाकिस्तान या अखंड हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने एक बात लिखी थी जी कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जी, ये आपकी मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ये बड़ा मसला हो रहा है। जी, हेलो जी सुरेंद्र जी। हाँ, तो मैं जो कह रहा था आपसे, जो मेरी जो आपसे निवेदन था, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जियाउल्लाह समय के साहब के समय की, इंदिरा जी की बात, दक्षेस की बात। दक्षेस राष्ट्रों का समूह है और अंतर्राष्ट्रीय लॉ जानने वाले लोग अगर आपकी इस बात को आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी या सरकार के माध्यम से सुनेंगे तो उन्हें गंभीर आपत्ति होगी। पहली बात तो दक्षेस को इसमें मत जोड़िए। दक्षेस एक स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह है और दक्षिण एशियाई हमारे अपने जो लाभ है, निजी हित है, उनमें हम बात करते हैं, उसमें हम किसी देश को मिलाने की या उसकी बात नहीं करते। आप सिर्फ मोहन जी भागवत की अगर हम लोग बात करें तो इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आनी चाहिए कि उनके मात्र संगठन के सर्व प्रमुख ने जिस तरीके की बात कही है उसको वो पूरा करने के लिए उनके पास रोड मैप क्या है। जी, अगर वो रोड मैप उनके पास है, भाई हमारी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया या शर्मा साहब की प्रतिक्रिया या अन्य किसी की प्रतिक्रिया का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक सरकार की प्रतिक्रिया ना आए, क्योंकि इसमें एक सरकार मुख्य अवयव है। जी, पहली बात। दूसरी बात, एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कह दी, उसको मैं सिर्फ छू के जा रहा हूं, जो आपने कहा कि 20 करोड़ और 60 करोड़ वाली बात है। ये आपने कहा, इस बात का मेरा समर्थन भी है। तीसरी बात, हम आपको छोटी सी बात बता रहे, भारतीय जनता पार्टी के उद्दंड कार्यकर्ता, संघ के उद्दंड उपद्रवी और बाकी सारे लोग आज की डेट में अजान वर्सेज जो लाउड स्पीकर की बातें कर रहे हैं, जिस तरीके की महंगाई की बात हो रही है, जिस तरीके की सांप्रदायिक तनाव की बात हो रही है, जिस तरीके से बेरोजगारी की बात हो रही है, अगर इससे यह ध्यान हटाने का एक उपक्रम मात्र है तो बात अलग है। अगर ये बात है तो पहले आपको कहीं ना कहीं इस रास्ते पर, सांप्रदायिक सौहार्द के रास्ते पर चल करके तो दिखाना होगा ना। जी, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश है कि एक सीमा के नीचे ध्वनि यंत्रों का उपयोग होना चाहिए, उस सीमा की कोई बात नहीं कर रहा है। खारगोन जैसी हिंसाएं हो रही हैं, बनारस में मस्जिद के सामने लाउड स्पीकर लगा दिए जा रहे हैं, अलीगढ़ में हर चौराहे पे लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, और उन जगहों पर हिंसा हो रही है मध्य प्रदेश में जहां पर अगले साल चुनाव है, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। इस तरीके से अगर हम लोग अखंड भारत की परिकल्पना करेंगे या हम अखंड भारत में समाज को खंड खंड करके अखंड की बात करेंगे, तो ये प्रश्न जो है मोहन जी भागवत जी से और मोहन जी भागवत जी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा जाना चाहिए। एक चीज और भी पूछी जानी चाहिए कि 2004 में जब हम कांग्रेस शासन में आई थी तो 709 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी आदरणीय वाजपेयी जी ने हमें सौंपी थी, जिसको कि 2014 में सरदार मनमोहन सिंह साहब ने 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सौंपा था, और पिछले 8 सालों में वो 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी मात्र 2.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हुई है। बेरोजगारी की दर हमारे पास उच्चतम है, महंगाई की दर हमारे पास उच्चतम है, पेट्रोल और डीजल पर टैक्स हमारे पास दुनिया में सर्वाधिक है, सर्वाधिक, दुनिया में सर्वाधिक है। आप इन सारी चीजों को लेकर के जब अखंड भारत की परिकल्पना करते हैं तो वास्तविकता में और आपकी बात में बड़ा फर्क नजर आता है। तो हमारा तो यह कहना है, अखंड भारत किसको अच्छा नहीं लगेगा,
किसको अच्छा नहीं लगेगा कि अफगानिस्तान से लेकर के श्रीलंका तक भारत एक हो, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों के लिए जब आप अपने जो देश में जो हमारे इस समय क्या नाम वर्तमान के देशवासी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये हम नारा लगाते थे, और आज की डेट में क्या नारे लग रहे हैं वो भी आपके सामने। खारगोन में क्या नारे लग रहे हैं, दूसरे के धर्म स्थलों पर चढ़ करके झंडे फहराए जा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, लोगों को खाने पीने की दुकानें बंद कराई जा रही हैं क्योंकि मेरा त्योहार है। बात आप समझिए, तो कल की डेट में किसी और का त्योहार होगा तो मैं उनकी, अरे भाई ये जब त्योहारों के नाम पर, तीज के नाम पर, लोगों के कपड़ों के नाम पर विभेद पैदा किया जा रहा है, यहां पर मोहन जी भागवत जी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि साहब इनको खत्म करने के लिए राष्ट्र को संदेश हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक राष्ट्र को संदेश हो कि नहीं भाई ये बातें गलत हैं, तब जाकर के आप इस क्या नाम वक्तव्य पर चर्चा करें तो सार्थक होगी। तो सार्थक होगा। सुरेंद्र राजपूत जी के कई सारे सवाल है, लेकिन मेरे पास में प्रेम प्रकाश पांडे जी से पूछने के लिए कुछ और सवाल है। अखंड भारत जिसमें कौन कौन दिखता है, पाकिस्तान दिखता है, बांग्लादेश दिखता है, नेपाल दिखता है, भूटान दिखता है, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे प्रेम प्रकाश जी हम आज के दौर में? एक रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, हमने अपनी उम्मीदें बढ़ा तो नहीं ली? जानने में दिलचस्पी है। जर्मनी का उदाहरण है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, तकरीबन 40 साल में पूर्वी जर्मनी के लोगों ने यह देखा था कि पश्चिम जर्मनी कितना तरक्की कर गया और हम किस विपन्नता के शिकार हो गए। वो असमानता थी। पर इस इलाके में ऐसे कौन सा कमाल हमने कर दिया है जिसके चलते पाकिस्तान में रह रहे लोग, बर्मा में रह रहे लोग, बांग्लादेश में रह रहे लोग इस बात पर विचार करें यार कि अपना ये देश ठीक नहीं है, भारत के साथ मिल जाने में ही अपना भविष्य है। ये जानने में दिलचस्पी है। भारत जिसके संदर्भ में स्वयं सरकार बताती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हम 2 साल से दे रहे हैं, अर्थात हमारी कुल आबादी का 60% हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है। और इसके बाद में हम उम्मीद कर रहे हैं ये तमाम देश लालायित हैं हमारे देश का हिस्सा हो जाने के लिए। कैसे? जी प्रेम प्रकाश जी। जहां तक संघ की जो अवधारणा थी जी, शुरू से संघ इस बात के लिए ये बना कि भाई हम अखंड भारत की कल्पना लेकर के चलते हैं जी। हम जो विश्व गुरु थे, जो पूरे विश्व का दिशा दर्शन करने वाला ये जो भारत था, उसकी कल्पना लेकर के चलते हैं जी। अब रही बात आप दुनिया की जो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जी, आप उसमें देखें। आपने खुद कहा कि जब ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जी, एक कम्युनिस्ट कंट्री था, एक वेस्ट अलग विचारधारा, दो विभिन्न विचारधाराओं के देश अलग हो गए। जी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया भी एक बार एक होने की कोशिश किया था। साउथ कोरिया के पार्लियामेंट में भी इस बारे में चर्चा हो चुकी है जी। हमें याद है कि जिस दिन राम मंदिर के शिलान्यास किया गया था, उस समय तत्कालीन एक हमारे जो विचारक थे गोविंदाचार्य जी ने उस दिन कहा था कि ये जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी की दीवार गिरी है, शायद वो दिन ही था शिलान्यास का। उस समय भी लोग बोलते थे कि राम मंदिर बन जाएगा तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पूरे देश में हिंसा का वातावरण बन जाएगा जी। और हमने संविधान के तहत ही उसका निर्माण भी किया जी। और करते जा रहे हैं और कहीं देश में कोई अशांति नहीं जी। कश्मीर से 370 हटा तब भी कुछ लोग थे जी। ये बातें सही है और हमारी मान्यता भी इस बात पर है कि भाई वर्तमान में जो परिस्थितियां दिख रही है, आप पाकिस्तान के अंदर देखें अस्थिरता जी। आप उनके यहाँ जो आप महंगाई की जो बातें कर रहे थे सुरेंद्र जी, आप पाकिस्तान की महंगाई देख लीजिए, श्रीलंका में देखिए लाइन नहीं। हम श्रीलंका को भेज रहे हैं, दवाई भेज रहे हैं, हम वहाँ डीजल भेज रहे हैं,
हम नेपाल में जब संकट आ रहा है तब वहां लोगों को भेज रहे हैं। तो हम उस अफगानिस्तान में भी हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया। तो ये जो हमारी कल्पना है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियां दिख रही है, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में लोग न्यूक्लियर वार की बातें कर रहे हैं। इधर चीन और ताइवान की बात है, चीन और अमेरिका इधर सामने, उधर रूस और ये, और आज भी भारत से लोगों की उम्मीद है कि भारत जो है वो सही करेगा और भारत उसी अहिंसात्मक कार्यों में से चलेगा। जहां तक 80-20 की बात जो लोग कह रहे हैं, हम लोग उसी अखंड भारत की जब कल्पना करते हैं तो इस बात को हम मान के चलते हैं कि हमें तो लोगों ने बोल बोल कर कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं। अच्छा, जो लोग बोलते हैं वो कुशीनगर के बाबर पे तो नहीं बोलते हैं, कुछ घटनाओं को लेकर के तो बोल रहे हैं। जो चीजें हैं, आखिर एक वर्ग जो है जब वो हमसे जुड़ता है, हमारे कार्यों में आता है, और हमारे क्या संघ का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नहीं है क्या? वो लोगों को जो है राष्ट्रीय भावना से नहीं जोड़ना चाहता है? और फिर मोहन भागवत जी ने और क्या कहा उस पर नहीं कि भाई भारत हमारा धर्म है, भारत में रहने वाले लोग जो हैं वो सब हमारे हैं, सबको भारत में। तो ये जो बातें हैं उसको आप अलग रख के, अब वो जो अभी जो हैदराबाद वाले साहब थे वो किस भाषा का प्रयोग कर रहे थे? बजरंग मुनि के लिए तो आंदोलन हुआ और गिरफ्तार हुआ। आज आपकी टीवी पे जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, वो क्या इतने बड़े पढ़े लिखे और जो सुप्रीम कोर्ट का ये बनते हैं, मतलब अच्छे वकील है, वो ये शब्द का प्रयोग। और कार्रवाई न होने पर सवाल आप उठा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। देश में इतनी मजबूत सरकार चलाने के बाद भी आप अपनी असहाय स्थिति व्यक्त कर रहे हैं। देखिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमने बजरंग मुनि को तो गिरफ्तार कर लिया, क्यों छोड़ रखा है? लेकिन सवाल इसका नहीं है। मैं आऊंगा सुरेंद्र जी आपके पास में, आप कुछ दिखा रहे हैं उसको लेकर, लेकिन मेरे पास में अभी प्रेम प्रकाश जी से पूछने के लिए सवाल है और उसका कोई उत्तर दीजिए ना। प्रेम प्रकाश जी, इस भारत में रहने वाले लोग सारे हमारे अपने हैं। क्या अपने हैं? तेजस्वी सूर्या जाते हैं एक मठ में, बोलकर आ जाते हैं, जितने मुसलमान बने हैं उन सबको वापस लेकर आएंगे, 24 घंटे के अंदर अपना बयान बिना शर्त वापस लेते हैं। ये वास्तविकता है। आपसे जानने में दिलचस्पी है कि आप आज तक इस देश में रहने वाले मुसलमानों के संदर्भ में फैसला नहीं कर पाए, उनकी विश्वसनीयता के संदर्भ में भरोसा नहीं कर पाए। आज भी आपको ये संदेह रहता है कि ये लोग रहते इस देश में हैं और बजाते दूसरे देश की हैं, और उसके बाद में आप बात कर रहे हैं अखंड भारत के संदर्भ में, ये सब 15 साल में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बंदूक के जोर पर होगा, तलवार के जोर पर होगा, न्यूक्लियर पावर के जोर पर होगा। होगा किस जोर पर, किस आधार पर? इसके संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना। आप तो उनका धर्म तक छीन लेना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि तुमसे गलत हुआ है, तुम्हें वापस इधर आना होगा। हो जाएगा क्या? देखिए अभी आपको मैं जो जय किशन जी जब बता रहे थे जी, और बेनजीर भुट्टो के बारे में कि उनने क्या कहा, मोहनजोदड़ो के बारे में, ये जो एक वर्ग है जो इस चीज को मानता है। हमारा मेरे यहाँ, मैं भिलाई से हूँ, भिलाई में हमारे केरल के एक कादर भाई हैं, अभी जीवित है, वो अयप्पा मंदिर में जाके पूरा जो है काम करते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे दादाजी का कन्वर्सन हुआ। तो ये सच्चाई है। तो इस जहां तक बात है कि जो यहाँ मुसलमान रहते हैं, हम लोग सबको हिंदुस्तान का मानते हैं। हाँ, अगर कोई ऐसे उपद्रवी हैं जो इस आधार पर विभाजन करना चाहते हैं, और दुर्भाग्य है कि तत्कालीन उस समय से आजादी के बाद से एक विचारधारा के लोग और एक जो सत्ता में बैठे लोग, एक विचारधारा जिसने चलाया, जो विचारधारा दूसरे की है, जो लोग अहिंसा की बात करते हैं, आज देखिए हमारा ही उसी राम संस्कृति के कारण सारे जगह सही का सही जा रहा है और शांतिपूर्वक सारे हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं। क्या शांतिपूर्वक समाधान चाहते हैं? मेरे पास में उत्तर नहीं आ रहा। मैं काफी कोशिश कर रहा हूं कि कहीं उस संभावना को देख पाऊं जो मोहन भागवत जी ने संभावना जताई। जय किशन जी से भी बातचीत में कोशिश की, प्रेम प्रकाश जी से भी बातचीत में कोशिश की,
जो है उसे बचाने का संघर्ष है। मेरे साथ में विक्रम सिंह जी हैं, एक बार विक्रम सिंह जी से कुछ बात करता हूं और फिर जयकिशन जी से समझना चाहूंगा उस उम्मीद के संदर्भ में जो मोहन भागवत जी ने जगा दी है। विक्रम सिंह जी, आप इस घोषणा के संदर्भ में किस नजरिए के साथ हैं? संजय राउत जी बोल रहे बिल्कुल होना चाहिए, हम सब साथ हैं, पर कैसे करोगे ये तो बता दो। 15 साल को छोड़ो, 15 दिन, 25 दिन, 50 दिन। ठीक है, आपसे जानना चाहता हूं कि आप अगल बगल की दृष्टि देख रहे हैं, क्या आपको यह बदला हुआ स्वर मोहन भागवत जी के लिए हिम्मत नहीं बनाता कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान संकट के दौर में भारत की ही सराहना कर रहे थे? जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भारत कितना खुददार है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की नीति रखी है, क्या आप आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले ये उम्मीद कर सकते थे कि कोई पाकिस्तान में प्रधानमंत्री के पद पर या राष्ट्रपति के पद पर होगा और भारत की ऐसी खुल के सराहना कर पाएगा? क्या इस बदलाव के संदर्भ में आपको उम्मीद नहीं जागती? श्रीलंका के संदर्भ में जिस प्रकार के भयावह हालत हैं और उसमें वो पूरे देश के सारे राजनीतिक इस बात के लिए भारत की प्राण से प्रशंसा कर रहे हैं कि इस संकट में अगर किसी ने मदद की है तो भारत ने की है। क्या इस प्रकार की घटनाएं आपके मन में उम्मीद नहीं जगाती कि मोहन भागवत जी जो एक सकारात्मक भाव प्रकट कर रहे हैं उसको उपहास करने के स्थान पर हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए और उसे सफल बनाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए? देखिए, कहने में और करने में बड़ा फर्क है जी। हम जो भी देश के लिए अच्छा जो होगा हम उसके साथ खड़े हैं जी। लेकिन मोहन भागवत जी इनकी पार्टी है, या तो पार्टी से ये बयान दिलवाते, पार्टी बोले आके सरकार है इनकी, सरकार से बयान दिलवाते, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कुछ भी क्लियर खुलासा नहीं किया है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, किस तरीके से अखंड बनेगा, क्या तरीका इसका, और 15 साल में क्यों ऐसा, मतलब 15 साल में कौन सी प्लानिंग इसके ऊपर की जाएगी। और मैं समझता हूं, देखिए आप किसी भी, आप अखंड भारत बना भी लेंगे लेकिन किसी चीज को बरकरार रखने के लिए जब तक आप वहां पे एक जैसी चीजें नहीं करेंगे वो चीज कैसे चलेगी। आप अपने देश में एक समान कानून लागू आज तक नहीं कर पाए। आप अपने देश की जो चीजें, पाकिस्तान ने हमारी जमीन कब्जा के रखी, ऑक्युपाइड जो जिसको हम कश्मीर बोलते हैं, वो आज तक आप छुटा नहीं पाए हो। चाइना इधर से घुसपैठ कर रहा है, तो आप ये जरा कुछ चीजें नजर तो आनी चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सी चीजें हैं जिससे आप ये बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत उसमें कर देंगे। और इसमें 15 साल का जो आप टाइम बता रहे हो, ये टाइम मतलब इतना टाइम क्यों लगे, आप कर दो ना आज ही, कौन रोक रहा, हम तो साथ में करके दो ना। विक्रम सिंह जी बड़ा सीधा सवाल कर रहे हैं जयकिशन जी, भाई किसने रोक रखा है? अब मेरे आपसे सवाल है जयकिशन जी, अखंड भारत तो छोड़िए, जो भारत बना था वो भारत पूरा नहीं हो पाया। 75 साल अमृतकाल मना रहे हैं, कश्मीर के राजा हरि सिंह जी के द्वारा बाकायदा संधि पत्र, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, फिर भी उस कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। मोहन भागवत जी की बात को गंभीरता से लें, इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत के अधीन होना चाहिए, भारत के शासन के अधीन होना चाहिए, तभी तो बात में वजन आएगा ना कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में जिसने शपथ ली है वो तो बोल रहा है पहले कश्मीर का मामला निपटारा करेंगे तब शांति की बात करेंगे। विरोधाभास है। आपके बगल में म्यांमार है, जीना हराम कर रखा है जिनकी लोकतंत्र में आस्था है वहां के सैन्य शासन ने। क्या कार्रवाई हम करने जा रहे हैं उस संदर्भ में? हमारे मुंह से तो उसके संदर्भ में आवाज तक नहीं निकल रही है कि हम उसकी जातियों को लेकर एक मुखर तौर पर कोई बात कह पाए। नेपाल छोटा भाई, चीन ने जिस तरीके से उसकी गत बना रखी है और उसके बावजूद भी वहां पे बैठे हुए तमाम राजनेता भारत के खिलाफ चाले चलते रहते हैं, हम उसे रोक नहीं पा रहे। और उसके बावजूद भी आप चाहते हैं कि हम परम आदरणीय मोहन भागवत जी के 15 साल के फार्मूले पर यकीन कर पाए। वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि सीधे खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन हालात इतने विकट हैं, भरोसा भी नहीं कर पा रहे। आप जैसा प्रबुद्ध व्यक्ति साथ में है, कुछ तो उम्मीद जगाए ना। और अशोक सिंघल जी को विश्व हिंदू परिषद का कार्य सौंपा गया था जी। उस समय बाला साहब देवरस सरसंघ चालक थे जी, और उन्होंने, यानी संघ ने उस समय ये राम मंदिर का आंदोलन हाथ में लिया था जी। ठीक है, और उसका दायित्व तो अशोक सिंघल जी को सौंपा गया था जी। तो जो सवाल आप उठा रहे हैं जी, ये सवाल सारे के सारे उस समय मेरे दिमाग में भी थे, क्योंकि मैं उस समय युवा था जी। और ये सारे सवाल मैंने देवरस जी के सामने रखे
कि आप कैसे कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। जी इस देश में गरीबी है, इस देश में महंगाई है, इस देश में बेरोजगारी है, ये मुद्दे ज्यादा लोगों को प्रभावित करते हैं, ये राम मंदिर का मुद्दा कैसे प्रभावित करे। जी तो देवराज जी मेरी बात को सुनकर हंसे और उन्होंने कहा कि देखिए, इस देश की जड़ें राम से जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन शुरू किया था आजादी का, तो उन्होंने बहुत कोशिशें की और अंत में जब उनको सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने भारत की ग्रामीण जनता में राम राज्य का संदेश दिया। जी आजादी का मतलब क्या, तो उन्होंने कहा राम राज्य। और जैसे ही उन्होंने हर सभा में राम राज्य की बात करना शुरू की तो आजादी का आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा। जी उन्होंने कहा कि और हमारा देश आजाद हुआ, ये देवराज जी के शब्द। जी और इसी तरह से जब हम राम मंदिर का आंदोलन शुरू करेंगे जी तो राम मंदिर बनेगा, ये आप निश्चित मानकर चलिए। जी तो मैं भी आपकी तरह, जैसे आप इसको स्वीकारने में थोड़ी तकलीफ हो रही है आपको, ऐसे ही मुझे भी हुई थी। जी लेकिन जिस दिन उमा भारती अपना सर मुंडा करके और अयोध्या पहुंची थी, जी लंबी दाढ़ी लगा करके अशोक सिंघल जी पहुंचे थे अयोध्या में, जी और फिर वहां कार सेवा हुई थी, ठीक है। जी और उसके बाद वो जो कुछ हुआ वो आज हम देख रहे हैं कि राम मंदिर बन रहा है और सबकी सहमति से बन रहा है। उसका कितना विरोध हुआ, राजनीतिक कितना विरोध हुआ, कितनी चालें चली गई, ये सब हुआ, लेकिन आज राम मंदिर बन रहा है। आपने जर्मनी का उदाहरण दिया। जी जर्मनी में दो विपरीत विचारधाराएं थी। जी आज हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन सामने है, लेकिन पीछे से उसकी मदद अमेरिका कर रहा है। ये अमेरिका और रूस दोनों आज आमने सामने हैं। ठीक यही स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में थी। जी आधा आधा बांट लिया था इन्होंने जर्मनी को, जी और कोई कल्पना नहीं कर सकता था। वाजपेयी जी जब विदेश मंत्री थे तब पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी ये अलग अलग थे। जी लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब 2003 या 4 में जब वो प्रधानमंत्री थे और हम जब वहां पहुंचे जर्मनी में, बर्लिन में खासकर, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि उस दीवार को ढहा दिया गया है और उसके जो पत्थर हैं, वहां पत्थर लोग बेच रहे थे और लोग खरीद रहे थे उनको डॉलर में। जी ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये संभव है। देखिए, जर्मनी की गुलामी कितने साल की थी? जी 60 साल की मानकर चले, अपन 50 साल की मानकर चले। जी हमारे देश की गुलामी या इस पूरे उपमहाद्वीप की गुलामी के कितने साल हुए? जी 1500 साल हुए हैं। जी अब 1500 साल की गुलामी आप समझते हैं कि 60 साल में, 70 साल में खत्म हो जाएगी और हम ये कल्पना करने लग जाएंगे कि हम देश, भारत अखंड हो जाएगा। तो ये आज के लोगों को जो उस मानसिकता में जी रहे हैं उनके लिए संभव नहीं दिखता। जी लेकिन अगर आप थोड़ा भी विचार करें, जैसा कि अभी उदाहरण दिया जा रहा था, अपने प्रेम प्रकाश जी बोल रहे थे कि श्रीलंका की हालत देखिए, पाकिस्तान की हालत देखिए, ठीक है। यही इमरान थे ना, इनको ये भारत के खिलाफ कितना बोल रहे थे, जी लेकिन उन्होंने भारत की प्रशंसा की ना, ये हकीकत है। जी और सारे देश, ये सब देशों के अंदर जो रहने वाली जनता ये महसूस कर रही है। हमारे देश में भी आप बताइए, 20 करोड़ मुसलमान हमारे देश में हैं, या 20 करोड़ के 20 करोड़ मुसलमान जो है वो आतंकवादी और हिंसा फैला रहे हैं क्या? इनमें मुट्ठी भर लोग हैं। अगर आप आबादी जितने लोग हैं जी उनकी अगर संख्या देखेंगे तो वो नगण्य है। जी लेकिन ऐसे टिटबिट्स जो बड़े देश होते हैं, भारत कितना विशाल देश है, 130 करोड़ 35 करोड़ इस देश की आबादी। अगर इसमें से 1 करोड़ लोग भी मानकर चले जी 1 करोड़ लोग जो है नेगेटिव सोच वाले हैं, तो क्या होगा? ऐसा नहीं है। ये पॉजिटिविटी के संदर्भ में जय किशन शर्मा जी कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा इससे और आगे बढ़कर कहने हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास यह है कि उसने असंभव समझी जाने वाली चीजों को संभव किया है। कौन यकीन कर सकता था कि जिस राजनीतिक दल ने अपनी स्थापना के बाद लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें प्राप्त की हैं, वो कुल जमा 3 दशक के संघर्ष के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ में उस संगठन को देश में काबिज करा देगा। राम मंदिर का उल्लेख करके बताया जय किशन जी ने कि यह संघ की योजना, कार्यदक्षता का ही प्रमाण है कि आखिरकार राम मंदिर इस देश में बन रहा है। धारा 370 के संदर्भ में सम्माननीय फारूक साहब से लेकर कौन कौन आग नहीं लगवा दे रहा था, पर धारा 370 के प्रावधान विदा हो लिए, कोई पत्थर तक नहीं उछला, आग लगना तो दूर की बात। तो यह संघ का इतिहास है, यह संघ की ताकत अतीत में दिखी है और इस देश के गौरवशाली इतिहास को वापस लाने के लिए वह अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहा है। जानने में दिलचस्पी यह है सुरेंद्र राजपूत जी आपसे कि इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के पुराने वैभव को लाने की इस कोशिश में मददगार बनेगा या अवरोध डालेगा, ये जानने में दिलचस्पी है। क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? हिमांशु भाई, फिर से वही एक बात कहता हूँ, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है जी, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं जी, और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर जी, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जी, सच बात यह है, इस देश के इतिहास के परम वैभव को प्राप्त करने का काम जी, हमने आपसे निवेदन पूर्वक किया कि 1760 करोड़ रुपए की इकोनॉमी 1948 में थी, भारत जब आज़ाद हुआ था, और 34 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमने छोड़ के गए थे जब हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी थी। हम आपसे बता रहे हैं, परम वैभव आदमी का तभी होता है जब आदमी आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, जब रुपए और डॉलर की कीमत 1 रुपया बराबर 1 डॉलर होगी, जब यहाँ पर महंगाई नहीं होगी, जब यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होगी, जब यहाँ पर महिलाओं का सम्मान होगा, जब रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर विभेद नहीं होगा, और 2014 जब कोई भूखा नहीं सोएगा, जब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ प्रेस होगी, जब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, जब यहाँ पर धर्म के आधार पर अजान के नाम पर, चालीसा के नाम पर झगड़े नहीं कराए जाएंगे, जब यहाँ पर लोगों के प्रधानमंत्री आवास के दिए हुए आवास बुलडोजर से नहीं तोड़े जाएंगे, जब यहाँ पर वो 3-3 दिन पहले जो 3-3 महीने पहले जो जेल में थे उनके आवास इसलिए तोड़े गए कि वो दंगे में शामिल थे, जो आदमी जेल में है वो दंगे में कैसे शामिल होगा, जब इन सारी चीजों का, जब देश में कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, तब जाकर के आप में हमारा परम वैभव होगा। इस चीज को आप समझिए, ऐतिहासिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी। अगर इसके अलावा कोई आदमी परम वैभव की बात करता है तो कहीं ना कहीं वो राजशाही की बात करता है, सामंतशाही की बात करता है, तो उस राजशाही और सामंतशाही के विरोध में हमेशा समाज है। समाज में सबको बराबरी का हक देने की बात करनी है, एक बात। दूसरी बात जो अभी हमारे आदरणीय पूर्व प्रवक्ता जी कह रहे थे, उन्होंने, किसी ने बताया तेल की क्या नाम, महंगाई के नाम पर, तो मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाना चाह रहा हूं कि भारत में क्या पोजीशन है और बाकी जगहों पर क्या पोजीशन है। तो उसमें जब निकल करके आया तो भारत में 112 रुपए 97 पैसे पेट्रोल का दाम है, भारतीय रुपए में पाकिस्तान में 62 रुपए 13 पैसे पेट्रोल का दाम है। नेपाल जो 100% पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे ऊपर निर्भर है, हम ही से लेते 100% लेता है, कोई उसमें वो नहीं है, वो 99 रुपए 75 पैसे में पेट्रोल बेच रहा है, और बांग्लादेश में 78 रुपए 23 पैसे में भारतीय मुद्रा के हिसाब से पेट्रोल है। तो ये पोजीशन हमारी है, और ये हमारी क्यों पोजीशन है? क्योंकि 2014 में 3 रुपए 49 पैसे डीजल पर एक्साइज ड्यूटी थी, जो भारतीय जनता पार्टी यानी मोहन भागवत जी के संगठन की पार्टी ने
32 रुपए कर दी एक्साइज ड्यूटी। 26 लाख करोड़ रुपए आम जनता के जेब से। तो सुरेंद्र राजपूत जी का कहना यह है कि भैया क्यों बनेगा अखंड भारत, ये तमाम देश जहां पे भारत से ज्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इसलिए भारत का हिस्सा बनने के लिए, अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि ये सस्ता पेट्रोल डीजल भा नहीं रहा है, थोड़ा महंगा खरीदना चाहिए, थोड़ा महंगा लेना चाहिए, इसलिए हमें दौड़ जाना है। लेकिन बहरहाल मेरे पास में इस चर्चा को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। शहजाद अनवर फारूकी साहब पाकिस्तान से, वहां के वरिष्ठ पत्रकार है। फारूकी साहब आपका स्वागत है। इफ्तारी करके अभी अभी आप लौटे हैं, तो आपसे कुल मिलाकर रमजान के संदर्भ में मेरी बधाई आपको। और सिर्फ सवाल इतना है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सम्माननीय मोहन भागवत जी ने यह उम्मीद जताई है कि अगले 15 साल में अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा, ये क्षेत्र वापस अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर पाएगा। क्या ऐसे किसी सपने में शामिल होने की अभिलाषा पाकिस्तान की है? क्या पाकिस्तान भी इस खामी को महसूस करता है कि हम क्या थे और अभी क्या हो रखे हैं? कितना बड़ा हम देश थे, कितने से हम देश हो रखे हैं, कितना बड़ा हमारा पूरा दायरा था, हम कितने संकुचित हो गए, जमीन की दृष्टि से भी, मानसिकता की दृष्टि से भी। थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं कि जब पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक होने के संदर्भ में कोई विचार पाकिस्तान में भी फलता फूलता है, या तय मान लिया है कि ना हिंदुस्तान नाम की कोई चीज अस्तित्व में होनी ही नहीं चाहिए, जो भी रहेगा केवल हम रहेंगे? थोड़ा आपसे दृष्टिकोण मिले। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जी। और माफी का ख्वास्तगार भी हूँ कि अफ्तार की वजह से, चूंकि टाइम का डिफरेंस है जी, तो मैं आपको इन टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया। देखिए, ये ख्याल के जी आप अखंड भारत की तकमील चाहते हैं, ये नया ख्याल नहीं है, ये बड़ा पुराना ख्याल है जी। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या वक्त के पहिए को 74 साल पीछे मोड़ा जा सकता है या नहीं मोड़ा जा सकता। कहने को कुछ बातें आपको बहुत अच्छी दिखती हैं, मालूम पड़ता है कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें, जहां से बहुत सारे मकाम जहां से हम गुजर जाते हैं, वो दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आते। बर्रे सगीर की तकसीम का फैसला बहुत सोच समझकर उस वक्त के लोगों ने लिया था, और उस वक्त तो हमारा साइज इस वक्त से ज्यादा बड़ा था, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि मशरकी पाकिस्तान जो है उसको बांग्लादेश का रूप मिला। खैर, ये उनकी मर्जी है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो जिस तरह से हम उनको उनकी जिंदगी गुजारने का मौका देना चाहते हैं, इसी तरह से हम भी ये ख्याल करते हैं कि हमें जो जिंदगी गुजारनी है वो अपनी मर्जी से गुजारनी है। ऐसा सियासी जमातें अक्सर जोश खताबत में ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका प्रैक्टिकल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान में ये ख्याल, क्या मेरे ख्याल में ये तो कभी कोई बहस रही नहीं, इस हवाले से कभी कोई बात हुई नहीं कि जिसमें पाकिस्तान के रहने वाले लोग जो हैं वो भारत का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हों या ऐसा सोचा भी हो। तो मुझे तो ये बहुत फार फेच्ड बात लगती है। अगर उन्होंने की है तो ये बुनियादी तौर पर वो जो हिंदुत्व का जो नजरिया है और जिस तरह से वो पूरे हिंदुस्तान में एक सूरत हाल है। कल भी हम देख रहे थे यहाँ पे मकामी जो ज़राए अबलाग थे उनके जरिए कि वो तलवारें जो है वो सोच के मस्जिद के बाहर बेशुमार एक हजूम इकट्ठा था जो कि खौफजदा करता है यहाँ देखने वालों को। तो ऐसे हालात में जबकि वहाँ रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी कोई इतनी ज्यादा आइडियल नहीं है, बल्कि आइडियल क्या, वो तो उसको जिंदगी ही नहीं समझते। ऐसे में आप कैसे ये समझ सकते हैं कि एक दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं वो। एक और सवाल है फारूकी साहब, आपने तो सीधे तौर पर बताया कि यहाँ पे ऐसे कोई ख्यालात तो नहीं रहते। हिंदुस्तान में, भारत में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस विचार के साथ में हैं कि 1947 में देश का विभाजन एक गलती थी, एक ऐसा काम तत्कालीन हुक्मरानों के द्वारा किया गया जो नहीं किया जाना चाहिए था, इस देश के साथ ठीक नहीं हुआ। आखिर 14 अगस्त 1947 से पहले तो हम एक ही थे। आपसे जानना चाहता हूं, सीमा के उस पार भी क्या ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि यह विभाजन ठीक नहीं हुआ, या जो लोग वहां मौजूद हैं वो इस नतीजे के साथ हैं कि जो हुआ ठीक हुआ? क्योंकि यह बड़ी बुनियादी बात है
कि दोनों पक्ष अगर ये महसूस करते हैं कि वो गलत हुआ था, तब तो उस गलत को ठीक होने की कोशिश होगी। अगर एक पक्ष इस नजरिए के साथ है कि जो हुआ ठीक हुआ, तो फिर जाके उसमें सुधार की गुंजाइश कैसे निकलेगी? देखिए 1947 में जो कुछ हुआ वो बहुत सोच समझ कर मैंने अपने इब्तदाई में ईयर्स की कि ये बहुत सोचा समझा फैसला था। पाकिस्तान की अगर अक्सरियत की मैं बात करूं तो 99.99% लोगों को इस बारे में कोई इब्हाम नहीं है, कोई गलतफहमी नहीं है, कोई इस तरह का ख्याल नहीं है कि वो वापस जाके जुड़ना चाहेंगे। मुमकिन है, मैं ये गुंजाइश इसलिए रख रहा हूँ कि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मैं समझता हूँ कि दुनिया में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है कुछ लोग इस ख्याल के साथ इत्तेफाक ना रखते हों। तो मैंने 0.01% की एक गुंजाइश रखी है कि शायद कुछ लोग ऐसे हों, लेकिन मेरे मानने में या मेरे मिलने में ऐसे लोग अभी तक नहीं आए कि जिनका मैं हवाला आपको दे सकूँ। कि मैं पिछले 32 साल से ऐसे प्रोफेशन में हूँ जिसमें रोज नए नए लोगों से हम मिलते हैं और नए नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है। हाँ, माजी सबको अच्छा लगता है, माजी हॉन्ट भी करता है, माजी जो है वो आपको नॉस्टैल्जिक भी करता है। जो पुराने बुजुर्ग थे उनका ये मानना तो हो सकता है, जो कहावत में वो कहते हैं कि जी अंग्रेज का दौर बहुत अच्छा था, इंसाफ सस्ता मिलता था, जल्दी मिल जाता था, या चीजें जो है वो इस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं थी। ये जो महंगाई की बात हम अभी कर रहे थे, तो महंगाई एक इंटरनेशनल फिनोमेना है जिससे सारे देश जो है वो जूझ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी एक बुनियाद पर ये जो 74 साल पहले की जाने वाली तकसीम है जो वापस हो सकती है, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ये लोग इस हवाले से इनके दिल में कोई ख्याल होता तो आपके ख्याल में इस बारे में कोई ना कोई बात कभी ना कभी आपके कान में भी जाती या आप भी सुनते कि पाकिस्तान में फलां सियासी लीडर ने ऐसा कहा, फलां मजहबी लीडर ने ऐसा कहा, या फलां जो इंसानों का ग्रोह है उसकी नुमाइंदगी करते हुए किसी शख्स ने ऐसी बात की। तो चूंकि ऐसी बात तो आज तक सुनने में आई नहीं है, तो मैं इस बात पे क्या बात करूं कि ऐसी बात जो कि हमने कभी यहाँ पे जिसका जिक्र ही नहीं सुना, आप वहां बैठ के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई फायदा उठाने के लिए इस तरह की बात कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो पहले आपको थोड़ा सा वो हमारे यहाँ पंजाबी की एक कहावत है कि अपनी मंजी थले डांग फेरो, यानी अपनी चारपाई के नीचे आपको देखने की जरूरत है कि वहां रहने वाले बाकी जो लोग हैं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि सिखों की तरफ भी जरा थोड़ा सा देख लिया जाए। इसी तरह से अगर आप जो दिगर मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी जिंदगी का भी आपको थोड़ा सा जायजा लेना चाहिए कि क्या वो लोग जो कि इस वक्त हिंदुस्तान का हिस्सा है वो किस हद तक मुतमईन है अपनी जिंदगी से। और आपका अगर कोई बहुत आइडियल किस्म का निज़ाम हो और बहुत आइडियल किस्म के हालात हों, तो मेरे ख्याल में आपको ये सवाल उठाने की जरूरत ना पड़ती, ना इस तरह के बयानबाजी करने की जरूरत पड़ती। ये तो लोग मुतालबा कर रहे होते कि वो वापस आना चाहते हैं या वो साथ जुड़ना चाहते हैं। तो फारूकी साहब सीधे सिरे से खारिज कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो ऐसी कोई कल्पना भी उनके सामने नहीं आई। 32 साल का उनका पत्रकारिता का जीवन है, कोई एक आदमी नहीं मिला जिसने इस प्रकार की कोई दृष्टि रखी हो। तो प्रेम प्रकाश जी, कितना निराश हैं आप फारूकी साहब की इस टिप्पणी से? आप वो करना चाह रहे हैं जिसके संदर्भ में एक हिस्सा विचार तक करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जी, देखिए मैं ये कह रहा हूं जी 14 अगस्त 1947 के पहले जी कितने लोग ये मान रहे थे कि भारत का विभाजन होगा? जी, ठीक है, एक पक्ष जो है आंदोलन किया, ये हुआ। इसलिए अगर हमारी मान्यता है कि पाकिस्तान एक देश जो है यहां से बन के निकला जी, और वो राष्ट्र नहीं है, और जिस देश के जन्म तिथियां होती है उसके आज हो या कल हो, क्योंकि इसलिए अगर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में से बांग्लादेश भी बना जी। अगर राजनीतिक परिस्थितियां 1947 में 14 अगस्त को बन सकता है विभाजन का, तो आने वाले समय में कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बन सकती है कि सब एक हो जाए। ये कल्पना करना कैसा है जी। लेकिन इसलिए इसको खारिज कर दिया जाए। मैं भी पाकिस्तान गया था, मैं भी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी हमारे बहुत सारे लोग जो वहां के थे उस समय, जब मुशर्रफ साहब थे वहां जी। तो उस समय
बहुत से पार्टी वाले भी मिले थे, वहाँ के हाई कोर्ट के जो जज थे वो, और उनने दिया था, आपको हमने बताया भी था। तो वहाँ के लोगों का तो ये मत है कि भाई यहाँ से ठीक रहना चाहिए। रही बात आप वो चूंकि पाकिस्तान से जो बोल रहे थे फारूकी साहब कि हिंदुस्तान में मुसलमान कैसे रहते हैं, सिख कैसे रहते हैं, अरे सिख कैसे रहते हैं, सिख के आपके ही पाकिस्तान में सिखों के लिए जो गुरु नानक जी का स्थान था उसको इसी सरकार ने जो है वहां पे बनाया, खोला और सारा किया। तो किसी को हिंदुस्तान में ही है कि यहाँ पर मुस्लिम राष्ट्रपति होते हैं, मुस्लिम जो है आपके शिक्षा मंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों में भी अपनी उनकी आवाज है। रही बात सुरेंद्र राजपूत जी बार बार पेट्रोल डीजल जो बोल रहे थे जी, मैं भी ये मानता हूं कि महंगाई कोई एक कारण नहीं हो सकता है किसी देश के आने का, लेकिन पेट्रोल डीजल की वो बार बार कांग्रेस बात करती है। हम लोग जिस राज्य में हैं, ये कांग्रेस की सरकार जहां है, आप एक्साइज ड्यूटी की बात करते हो, हम लोगों ने 10 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने घटाया, यहां पर 1 रुपया 80 पैसा घटा, और तब जबकि यहाँ की सरकार ने 5 रुपया पहले ही सरकार बनते ही 19 में बढ़ा दिया था जी। आप राज्यों के वेट को तो उसके प्रोपोर्शनेटली कम करने की बात नहीं करते हो। तो ये, और जब जीएसटी की बात होती है तो सारे राज्य भाग जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप जो इशू है उसको बार बार की महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई और बेरोजगारी के भी संबंध में, आखिर महंगाई बेरोजगारी छोड़िए ना प्रेम प्रकाश जी, सुरेंद्र राजपूत जी को भी जाने दीजिए और फारूकी साहब को भी जाने दीजिए। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। कुल मिलाकर पुराने स्वयंसेवक हैं आप, संघ के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पर कोई संशय नहीं है, और संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, संघ प्रमुख को माननीय नहीं कहा जाता, सम्माननीय नहीं कहा जाता, पूजनीय कहा जाता है। तो एक पूजनीय व्यक्तित्व के द्वारा की गई है, उनका कहा हुआ आने वाले समय में गलत साबित न हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे आप बतौर स्वयंसेवक, ये जानने में दिलचस्पी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जी पांडे जी। देखिए, मुझको लगता है कि जो जय किशन जी ने आपको एक स्मरण कराया था जी घटना का, कि जिस समय राम मंदिर निर्माण की बातें हो रही थी उस समय लोग कोई नहीं मानता था, हम सब लोग भी, और 1986 से जो पूरे देश भर में एक विचारधारा चला और लोगों के अंदर भाव आया। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जो पूजनीय मोहन भागवत जी ने जो कहा है जी, उस दिशा में उनके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए ओवरसीज वर्किंग भी संघ की है, संघ का जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकोष्ठ भी है। तो बहुत सारे चीजों को वो अपने हिसाब से सोच के, और जरूर उस पर भरोसा करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि जिस कारण से संघ की स्थापना हुई उसमें मूल रूप से ये अखंड भारत और विश्वगुरु का मतलब हम डिक्टेशन के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों की जो राम राज्य की कल्पना है, उस राम राज्य की कल्पना। और आप देखिएगा दुनिया जो है अंततः उसी दिशा में जाएगा, और इसलिए उस कल्पना के आधार पर हम पूरी तरह से उनके बात से इत्तेफाक करते हैं। उनके बात से इत्तेफाक रखते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बातचीत के मर्म में पहुंचे तो संघ प्रमुख के द्वारा जो बात कही गई है वो हवा में उड़ा देने के लिए तो नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके लाखों कार्यकर्ता हैं, करोड़ों की संख्या में स्वयंसेवक आस्था का केंद्र उस शख्स को मानते हैं जो संघ प्रमुख के पद पर आसीन होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में निकली है वो ये है कि अतीत में भी संघ ने ऐसे संकल्प लिए हैं जिन्हें उस समय के दौर में अविश्वसनीय माना था, अकल्पनीय माना था, अस्वाभाविक माना था, लेकिन वक्त गवाह है कि उनके द्वारा लिए गए संकल्प साकार होकर समाज के सम्मुख आए हैं। तो अगर अखंड भारत के संदर्भ में एक निश्चित समयावधि का ऐलान संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के द्वारा किया गया है तो उसे गंभीरता से लिए जाने की जरूरत है। जिनकी संघ में आस्था है, जिनकी संघ के विचार के संदर्भ में आस्था है, उनके संदर्भ में अपेक्षा यही होगी
कि वह संघ प्रमुख के बयान को महज बयान नहीं रहने देंगे, बल्कि आने वाले समय में यह प्रण प्राण से कोशिश करेंगे कि उनका कहा हुआ घटित हो। क्या ऐसा हो पाएगा, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। कौन हिंदुस्तानी ये नहीं चाहता है कि इस देश का खोया हुआ गौरव वापस लौटे, पर उस प्रयास में हम में से किसी की क्या भागीदारी रहने वाली है, यह हमें अपने स्तर पर विचार करना है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि जफर क्या पूछता है रहा मुझसे उससे मिलने की। जफर क्या पूछता है रहा मुझसे उसके मिलने की, इरादा हो अगर तेरा तो हर जानिब ही रास्ता है। बहादुर शाह जफर ने जो यह बात कही थी वो संघ प्रमुख के बयान पर सटीक है। अगर इरादा है तो फिर रास्ते के संदर्भ में ज्यादा सवाल मत कीजिए। सबसे पहले संकल्प होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अगर ये दो हैं तो फिर रास्ता भी निकल ही जाएगा या रास्ता बना दिया जाएगा। तो देखें अखंड भारत के संदर्भ में क्या रास्ता आने वाले समय में हमारे सम्मुख निकल कर आता है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली मुलाकात सोमवार को चर्चा में। तब तक के लिए मुझे इजाजत। सदा प्रणाम।